हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि बैंगलोर पुलिस ने 8 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि कोरियर स्कैम में इन्वॉल्व थे। क्या है ये कोरियर स्कैम? 3 मामले भी बताऊंगा आपको, जिन मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं और उनकी गिरफ्तारियां कैसे हुई हैं, कितने की ठगी की, क्या प्रोसेस था, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो पहला मामला जिसमें ठगी की रकम है वो 3.7 करोड़ की है। जी हां, बैंगलोर में इन्फोसिस में जॉब करने वाले एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के खाते से 3.7 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। और मॉडस ऑपरेंडी क्या था? मॉडस ऑपरेंडी वही जो कोरियर स्कैम है या फिर ट्राई स्कैम, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उनको एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि आपके नंबर के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर तमाम सारी एफआईआर्स आपके खिलाफ दर्ज करी गई हैं। उन्होंने ये बताया कि मैंने ऐसा कोई भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उनको बताया गया क्या ये नंबर आपका है? उनको एक नंबर बताया गया। उन्होंने कहा ये नंबर मेरा नहीं है। लेकिन जो ट्राई का अधिकारी था, सो कॉल्ड अधिकारी, वो उनको बताता है कि ये जो नंबर है ये आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदा गया है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी होगा, आप हो चाहे मैं, एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, करोड़ों रुपए का मामला आपके सामने बता दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि आपका नंबर इन्वॉल्व था। और हमको ऐसा लगता भी है क्योंकि आमतौर पर हम अपना आधार कार्ड कभी रेंट एग्रीमेंट के लिए देना है या कहीं भी अलग अलग जगह पर हम देते रहते हैं, तो कहीं से भी उसका मिसयूज हो सकता है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के नाम पर वो जो स्कैमर होते हैं वो पहले आपको डराते हैं, बताते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और वो एफआईआर जो है वो मुंबई से दर्ज की गई है। मुंबई के किसी डीसीपी का कॉल आता है, वो उनको बताता है कि मैं सीआईडी से बात कर रहा हूं। फिर सीबीआई वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाद में आरबीआई वालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। उनको वीडियो कॉल में लिया जाता है, बकायदा लगातार वीडियो कॉल चल रही होती है। अब यहाँ पर फंसने के चांसेस और ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि उस वीडियो कॉल में जो स्कैमर्स होते हैं उन्होंने प्रॉपर एक सेटअप बना रखा होता है थाने का। सभी पुलिस वाले जो है खाकी वर्दी में सामने बैठे होते हैं, सबका चेहरा नजर आ रहा होता है, पूरा सेटअप नजर आ रहा होता है और आपको आपके एफआईआर की कॉपी दिखाई जाती है। अब यहाँ पर ना तो आप जरूरत कर सकते हो कि भाई साहब आप अपनी हमको आइडेंटिटी कार्ड दिखा दीजिए। ऑब्वियसली बात है, ये पैनिक सिचुएशन है और वहां पर वो आपको कहते हैं कि देखो ये हो गया है, कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। क्योंकि आप, फिर वो आपसे आपका डेटा मांगते हैं। उन्होंने बताया कि आप कौन हो, क्या करते हो। उन्होंने बताया कि भाई मैं इन्फोसिस में जॉब करता हूं और ऐसे ऐसे पद पर हूं। तो यहां पर क्या होता है ना कि आपको ये लगता है कि पुलिस वाले आपकी मदद करना चाहते हैं और पुलिस वाले भी ऐसा दिखा रहे होते हैं, जो नकली पुलिस वाले होते हैं वो ऐसा शो कर रहे होते हैं कि देखो भाई, अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो तुमको हम तुम्हारे घर से उठा लेंगे क्योंकि हमारे पास तुम्हारी सारी डिटेल्स होती हैं। और उनके पास वाकई में सारी डिटेल्स होती हैं, यानी कि आधार कार्ड एक्चुअल में होता है। क्योंकि अगर वो सामने से आपको ये सब नहीं बताएंगे तो आप विश्वास कैसे करोगे? तो उनके पास आधार कार्ड की डिटेल है, वही पढ़ करके उतनी ही जानकारी उनके पास होती है और बाकी की जानकारी वो आपसे लेते रहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो आपके मोबाइल पर ही एक ऐप इंस्टॉल कर देते हैं और कहते हैं कि इस ऐप को पूरी तरह से एक्टिव रखना है। उस ऐप का काम क्या होता है? वो ऐप जो है उस मोबाइल फोन के सारे डेटा को कैप्चर करता रहता है, आपकी स्क्रीन को हमेशा देख सकता है, सराउंडिंग में क्या बातचीत हो रही है वो भी सुनाई दे सकती है। तो इस तरह की एप्स जो हैं वो विक्टिम के मोबाइल में इंस्टॉल कर दी जाती है। हालांकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। इस केस में वीडियो कॉल के जरिए उनके संपर्क में थे लोग और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, आरबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति आरबीआई से उनको कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है और ये बोलता है कि देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो अपना बैंक का स्टेटमेंट दो। उनसे स्टेटमेंट ले लिया, देखा कि उनके खाते में कितने पैसे हैं। उसके बाद उन्हें बताया कि देखो ये जो पैसे हैं आपके, हमें आपके जो बैंक अकाउंट है उसको ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट करने के लिए आपको ये जो पैसे हैं इनको हमारे बताए हुए खातों में टेम्पररी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऐसा ही एक मामला आपको याद होगा कि दिल्ली में भी आया था, जहां 4.5 करोड़ डॉक्टर के चले गए थे। एक महिला डॉक्टर थी, उन्होंने भी ऐसे ही ऑडिट के नाम पर आरबीआई के अधिकारियों के कहने पर, जो फर्जी अधिकारी थे, 4.5 करोड़ अलग अलग, इनफैक्ट उन्होंने अपनी एफडीआर तक तुड़वा दी थी, वो दूसरों के खाते में यानी कि स्कैमर्स के खाते में जमा करा दिया। ठीक इसमें भी ऐसे ही हुआ। इन्होंने अपने 3.7 करोड़ रुपीस जो है वो अलग अलग खातों में, स्कैमर्स के अलग अलग खातों में ले आके जमा कर दिए और 2-3 दिन तक ये सिलसिला चला। 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक सिलसिला चला। उनको बताया गया था कि आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, जब हम आपको इस मामले से बरी कर देंगे तो उसके बाद ये पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। 2-3 दिन तक उन्होंने वेट किया, पैसा वापस नहीं आया। 25 नवंबर को अंततः उन्होंने जाकर के साइबर थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई। उसी दौरान 20-21 के आसपास ही 2 और मामले हुए थे बैंगलोर में, जिसके अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका सीधा सीधा संबंध उन 2 केसेस से था जिनके बारे में मैं आपसे बताने वाला हूं। तो
पहला केस है वो 58 वर्षीय नटराज राव जी का है, जो कि रिटायर्ड है। उनके खाते से 1 करोड़ 8 लाख रुपए जो है निकलवा लिए गए, उनको ट्रांसफर करा लिया गया टेम्पररी, और वहां पर भी डर यही था। उनको एक फर्जी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीसीपी का कॉल जाता है मुंबई से, और वो उनको बताता है कि आपकी जो पत्नी का इन्वॉल्वमेंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग में है और साथ ही ड्रग पैडलिंग में है। उनको बताया जाता है कि उनकी पत्नी के नाम पर फेडेक्स कोरियर से मुंबई से थाईलैंड के लिए कोरियर बुक किया गया है। उस कोरियर के अंदर तमाम सारे लैपटॉप, मोबाइल और कुछ एक्सपायर्ड पासपोर्ट और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, और साथ ही 2.5 किलो कपड़े और 140 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई है। आपको पता ही होगा एमडीएमए क्या है, ये ड्रग्स है और ये इलीगल होती है। तो यहाँ पर उनको पूरी तरह से डराया गया। मॉडस ऑपरेंडी सेम था, पूरा सेटअप सेम था, वीडियो कॉल पर लेना, वो सारी चीजें जो पहले केस में हुई थी वो सब इस केस में हुई। यहाँ पर भी विक्टिम को डराया और डर के मारे विक्टिम ने उनके बताए हुए अलग अलग अकाउंट्स में ऑडिट के नाम पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। तीसरा मामला भी 20-21 तारीख के आसपास का ही था, जहां पर 66 वर्षीय देवाशीष दास जी के साथ भी यही हुआ। उनके साथ 1 करोड़ 57 लाख रुपए की ठगी हुई, जिसमें कि सेम मॉडस ऑपरेंडी था। वहां पर भी उनको बताया गया कि आपका आधार कार्ड जिसका कि गलत इस्तेमाल किया गया, आपके नाम पे कोरियर है फेडेक्स कंपनी का जो कि ताइवान भेजा जा रहा है, उसके अंदर 940 ग्राम एमएमडीए बरामद की गई है। तो ये तीनों ही मामले जो मैंने आपको बताए वो कमोबेश एक ही है। पहला मामला जो था वो ट्राई के नाम से उनको अप्रोच किया था, और दूसरे तीसरे मामले में जो है फेडेक्स कंपनी के कोरियर का इस्तेमाल किया गया था। ये ऐसा नहीं है कि फेडेक्स के नाम से ही वो अप्रोच करेंगे या फेडेक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पहला कॉल आता है ना वो ऑटोमेटेड कॉल होता है, एक नंबर से आता है, बाकायदा आईवीआर कॉल होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद वाकई में फेडेक्स से ही आपको कोई कॉल आया, जबकि वो फेडेक्स से कोई कॉल नहीं होता है। ना तो वो डीटीडीसी, ना वो डीएचएल, ना तो कोई भी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं होता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्कैमर जो है वो इस तरह का पूरा तंत्र बना कर रखते हैं, जिसमें शुरुआत में आपको डरा करके आपके खिलाफ एक केस, एक एफआईआर की कॉपी दिखाई जाती है, आप डर जाते हो। फिर जैसे जैसे एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि सीआईडी, सीबीआई, आरबीआई, इन सभी लोगों को वो वीडियो कॉल में ही लेते हैं, और हर केस में आमतौर पर ये अपराधी बताते हैं कि हम मुंबई से बात कर रहे हैं, और बाकायदा इनके सरनेम भी शिंदे और इस तरह के नाम ही होते हैं जिसके नाम पे वो कॉल करते हैं, और इस तरह के नाम के एक्चुअल में अधिकारी मौजूद हैं बॉम्बे में। इसलिए आप गूगल भी करते हो तो उस अधिकारी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। हालांकि आपको उतना समय देते ही नहीं है कि आप किसी से बात कर सको या गूगल कर सको, क्योंकि ऑल द टाइम आप उनकी निगरानी में रहते हो, एक तरह के डिजिटल अरेस्ट में रहते हो। अब इन दो केस में क्या हुआ, इन दो केस के जो अपराधी थे वो पकड़े गए। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला कि उनके जो 1 करोड़ 8 लाख रुपए थे उसमें से 60 लाख रुपए जो है वो एचडीएफसी बैंक और 42 लाख रुपए जो है वो जाना फाइनेंशियल बैंक में ट्रांसफर किए गए। यहां से एक और लीड मिली कि जो पैसे इनिशियल अकाउंट में डलवाए गए थे वहां से इन पैसों को आगे आरबीएल बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। जब देखा गया कि वो जो आरबीएल बैंक की ब्रांच है वो बैंगलोर की ही एक ब्रांच थी, और उससे साइबर अपराधी में से एक अपराधी ने 9.5 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया था। कैश विड्रॉल बैंक जाकर के किया था, तो वहां पर सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी की फुटेज में वो निकला और उसके बाद उसको धर दबोचा गया। उसके साथ ही एक के बाद एक 8 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और बताया गया कि इन 8 अपराधियों के नाम पर, इनके नंबर पर 75 और मामले कोरियर स्कैम के ही रजिस्टर्ड हैं देश के अलग अलग राज्यों में। कितने? 75 मामले। सिर्फ 2 मामले ऐसे थे जो मैंने दूसरा और तीसरा मामला बताया, उनका संबंध जो है इस ग्रुप से था, इस गैंग से था। हो सकता है तीसरे का भी हो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो 2 मामले सॉल्व हुए थे इसमें इसी गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। तो इन अपराधियों के पास से 148 से अधिक के बैंक अकाउंट, 11 मोबाइल, लैपटॉप वगैरह बरामद किए गए, और साथ में 19 लाख रुपए जो है उनके बैंक खातों में फ्रीज किए गए। और कैश की बरामदगी की बात कहूं तो केवल 13,17,000 रुपए की कैश जो है वो बरामद किए गए इन 8 लोगों से मिलाकर। अब आप सोचिए, जब ये 2 केस में 2 करोड़ से अधिक का मामला इनके ही नाम पर है, जिसमें कि बरामदगी जो है पैसों की वो ज्यादा कुछ नहीं है, बताया 19 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में फ्रीज किए गए और 16-17 लाख रुपए उनके पास कैश मिले। इसके अलावा का पैसा कहां चला गया किसी को नहीं पता। क्या उसकी बरामदगी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी किसी को नहीं पता। और उन 75 मामलों के बारे में सोचिए जो इनसे एसोसिएटेड हैं ऑलरेडी। कितने? 75 मामले जो कि एनसीआरपी के डेटा में हैं। ऐसे तमाम मामले होंगे जो कि एनसीआरपी के डेटा तक पहुंचते ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि बैंगलोर पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया, और बैंगलोर पुलिस ने बताया कि हाल के दिनों में बैंगलोर में 250 से अधिक मामले
कोरियर फ्रॉड के दर्ज कराए गए हैं। इससे आप इस अपराध की इंटेंसिटी के बारे में समझ सकते होंगे कि ये अपराध किस स्तर पर चल रहा है, कैसे लोगों को पैनिक कराया जाता है, कैसे लोगों को डराया जाता है और उनके बैंक खातों को उनकी जानकारी में उनकी मर्जी से जबरदस्ती सही लेकिन दूसरे खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं और वो बंदा ये सोचता भी नहीं है। और जितने भी बंदे हैं, सोचो आप, जहां करोड़ों की रकम इन्वॉल्व होती है तो कोई बंदा बेवकूफ नहीं कहा जा सकता। जब आपको पता है कि आपके नाम पर इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है तो आप डरोगे ही, क्योंकि आज के युग में जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट कहीं जाता है उसका मिसयूज हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आमतौर पर होता है, हम होटल में जाते हैं, हम कहीं रजिस्ट्री कराने जाते हैं, हम किसी ब्रोकर को भी आधार कार्ड देते हैं और रेंटल के लिए कोई ऑफिस रेंट पे ले रहे हैं या घर रेंट पे ले रहे हैं, तो आधार कार्ड के मिसयूज की संभावनाएं होती हैं और इसी का डर दिखा करके जो साइबर अपराधी हैं वो भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं और ठगी की रकम भी कम नहीं है। तो आपको क्या करना है भैया, बच के रहो। कोई भी कॉल ट्राई के नाम पर आती हो या किसी कोरियर कंपनी के नाम पे आती हो, चाहे मैनुअली हो चाहे ऑटोमेटेड हो, सतर्क रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। जब बैंगलोर से अगर 250 मामले आए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे देश में कुल मिलाकर कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितने दर्ज नहीं कराए गए हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, बचना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की जानकारियां पहुंचे। और इन अपराधियों का क्या होना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि इनके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसे अपराधी थोड़े दिन बाद जमानत में बाहर रिहा हो जाते हैं, पैसे रिकवर नहीं होते और फिर से वो अपने इसी काम में संलिप्त हो जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।